वेलकम टू बी क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 4 के बारे में और जानेंगे कि अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 4 में क्या है, यानी लेसन 4 में क्या है। ठीक, तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस का ये लेक्चर होगा और होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर। ठीक, तो फर्स्ट पेपर में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पेपर में क्या चीज़ें वर्णित हैं। तो क्या चीज़ें जो है अप्लाइड लाइफ साइंसेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ यानी व्यवहारिक जीवन विज्ञान और मानव स्वास्थ्य, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज का जो चैप्टर है उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या नाम है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब अगर आपके शरीर से किसी भी प्रकार से कोई हवा, कोई जल या फिर किसी प्रकार की कोई जो है एंजाइम या फिर किसी प्रकार का कोई मतलब तत्व बाहर निकल रहा है आपके शरीर से, तो उसी को हम किस प्रकार मतलब वो कैसे निकल रहा है, किसके माध्यम से निकल रहा है, किस तंत्र से निकल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर से जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसके बाद में जो मल मूत्र वगैरह निकलते हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं, किस प्रोसेस से होकर के सारी चीज़ें होती हैं। ये आप में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण ये अध्याय है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी जब हमने मॉडल पेपर इसका बताया था, और मॉडल पेपर के साथ साथ हमने उसमें सिलेबस भी पूरा आपको बताया था। उसमें हमने दिखाया था कि उत्सर्जन तंत्र से आपको 3 प्रश्न दिखाए होंगे जिसमें हमने बात करी थी, ध्यान होगा आपको तो ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि ब्रिक का बाहरी किनारा जो उभरा हुआ होता है उस वो मतलब जो ब्रिक का बाहरी किनारा होता है वो उभरा हुआ होता है, तो किस ओर उभरा हुआ होता है? तो बाहरी किनारा जो होता है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक, और दूसरा प्रश्न हमने बताया था कि मूत्राशय स्थित होता है, तो कहाँ पे स्थित होता है? श्रोणि गुहा में स्थित होता है। और साथ ही साथ हमने बताई थी कि मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 95.6% होती है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मूत्र में क्या होता है? जल ही होता है। ठीक, और यूरिया भी पाई जाती है और भी तत्व पाए जाते हैं, उसको मैं बताऊंगा अभी आगे चल करके, प्रश्न में दिया है। ठीक, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा था कि मूत्रवाहिनी नालिका कितनी लंबी होती है? तो जो मूत्रवाहिनी नालिका होती है वो 40 से 44 सेंटीमीटर की कितनी होती है? लंबी होती है। अब देखते हैं, हम प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हम आप में रखे हैं और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आइए चलें। एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ताकि जो है हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित हूँ। वैसे तो कोई मतलब नहीं रहता वीडियो बनाने का, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो हाँ, ये लगता है कि वीडियो बनाना हमारा सफल हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, चलें अब प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहता है तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दूंगा आपकी परीक्षा से पहले। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, पहला पेपर अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद में दूसरा पेपर जो सेकंड पेपर होगा उस पर भी वीडियो पूरा आएगी पूरे चैप्टर की। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, बस इतना करना है आपको। ठीक है, और ज़्यादा कुछ मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। ठीक, चले, मूत्राशय का आकार कैसा होता है? और ध्यान रखेंगे मित्रों, अगर आपने अभी तक शुक्ला डी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो राजनीति से शास्त्र, समाज शास्त्र और उसके बाद में और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड हो रही हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से संबंधित। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, अब देखें, पहला प्रश्न है कि मूत्राशय का आकार कैसा होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूत्राशय का जो आकार होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन दिया, लंबा, गोल, चौकोर, त्रिकोण। तो मूत्राशय का जो आकार होता है, यानी जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, त्रिकोण आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? त्रिकोण आकार का होता है। ठीक है, तो कैसे आकार का होता है? त्रिकोण आकार का होता है। अगला प्रश्न आप देखिए कि वसीय ऊतक ताप के होते हैं। तो वसीय ऊतक ताप के होते हैं, कैसे होते हैं? सहायक होते हैं ताप के, या ताप के विरोधी होते हैं, या ताप के कुचालक होते हैं। ठीक है, या फिर ताप के सुचालक होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं, या फिर बैड कंडक्टर होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? तो देखिए, तो वसीय ऊतक जो होते हैं वो ताप के कैसे होते हैं? वो ताप के कुचालक होते हैं, यानी बैड कंडक्टर होते हैं। ऑप्शन इसका भी सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। तो श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है? ध्यान रखेंगे, श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है। और ये सारी चीजें देखिए बाहर ही निकले, पसीना भी बाहर निकलता है, मूत्र वगैरह भी जो होते हैं बाहर निकलते हैं शरीर से। ठीक है,
तो क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। तो किन ग्रंथियों से, तो श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है, पहले पूरा वीडियो हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में अभी मैं एक जो है फास्ट 2 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन मार दूंगा। ठीक है, पूरा रिवीजन मारूंगा एक वीडियो को 2 मिनट में, इस वीडियो को पूरा। ठीक, अभी तो समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, यहाँ पे नीचे और प्रश्न दिया है कि वृक्कों की संख्या क्या होती है। तो वृक्कों की संख्या कितनी होती है, तो वृक्कों की संख्या होती है दो। दो वृक्क होते हैं शरीर में। ठीक, कितने वृक्क होते हैं, दो वृक्क होते हैं, प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कितने वृक्क होते हैं शरीर में, तो दो वृक्क होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वोमेन कैप्सूल का भाग है। तो वोमेन कैप्सूल का भाग कौन सा है, तो वोमेन कैप्सूल का भाग क्या है, वृक्काणु है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताने वाले थे जो पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि मूत्र वाहिनियों की संख्या कितनी होती है, मूत्राशय की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और मूत्र का निर्माण होता कहाँ पे होता है। ठीक, तो मूत्र वाहिनियों की जो संख्या होती है, जहाँ से मूत्र मतलब बह करके आता है, तो मूत्र वाहिनियों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। जबकि मूत्राशय जहाँ पे इकट्ठा होता है वो तीन जो है त्रिकोणाकार का होता है ऐसे। ठीक है, तो यहीं से जो है मूत्र क्या होता है, आगे जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इकट्ठा होता है तो किन दो नलियों से जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, मूत्र वाहिनियों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, और मूत्राशय की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और जो मूत्र का निर्माण होता है वो नेफ्रॉन में होता है, किस में होता है, नेफ्रॉन में होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि हेनल लूप किसका भाग है। तो हेनल लूप जो होता है किसका भाग है, वो वृक्क नालिकाओं का भाग है, वृक्क नालिकाओं का ही भाग है। वृक्क कितने होते हैं, हमने बताया दो होते हैं वृक्क। ठीक है, तो उन्हीं नालिकाओं का क्या है, भाग होता है। कौन कौन होता है भाग, तो हेनले लूप। ठीक है, हेनले लूप। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो मूत्र में पाया जाता है क्या क्या, यूरिया पाया जाता है। यूरिया कितने परसेंट पाया जाता है, सामान्यतः हम बात की जाए मूत्र में तो 2 से 10% के बीच में क्या होता है, यूरिया पाई जाती है। ठीक है, बाकी जल होता है आपका। ठीक, चलिए, तो मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है क्रिएटिनिन भी पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है, यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, मतलब उपर्युक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पसीना किस अंग द्वारा निकलता है। तो भैया जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहन भाइयों जो भी हो। ठीक, तो पसीना किस अंग द्वारा निकलता है, तो पसीना किस अंग के द्वारा निकलता है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दो ही दिख रहे हैं, दो ऑप्शन मेरे तरफ से ले लीजिएगा। जो मुंह जो है पसीना निकलता है किस अंग से, हृदय फेफड़ा दिया है, आप और ले लीजिए त्वचा और कान। तो कहाँ से निकलता है, हृदय से निकलता है पसीना, फेफड़े से निकलता है, कान से निकलता नहीं, किससे निकलता है, त्वचाओं से निकलता है, यानी त्वचा से निकलता है। त्वचा गलत, त्वचाओं गलत बोल गए, किससे निकलता है, त्वचा से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि जिन भागों की सहायता से मूत्र का निष्कासन शरीर के बाहर होता है वो मिलकर बनते हैं। तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं, यानी कि जिन अंगों के द्वारा मूत्र शरीर के बाहर निकलता है वो सभी अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, मूल उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मूल उत्सर्जी तंत्र, यानी जो वास्तविक उत्सर्जन तंत्र होते हैं वो बनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि उन अंगों को जो रक्त से अपशिष्ट, यानी रक्त से अवशिष्ट पदार्थ लेकर के, यानी रक्त का जो बेकार वाला भाग होता है, अशुद्ध रक्त, अपशिष्ट पदार्थ उनको लेकर के शरीर से बाहर निकालते हैं, उन अंग को हम क्या कहते हैं, तो उस अंग को हम क्या कहते हैं, तो जो अंग रक्त के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। ठीक, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया। भाई उत्सर्जन क्रिया, वहां से शरीर से कोई चीज निकल रही तो उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन क्रिया कहेंगे। ठीक, और जो निकाल रहा होगा उसको उत्सर्जी अंग कहेंगे। ठीक है, और जो मूत्र निष्कासन में शरीर में जो अंग प्रदायी होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मूल उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि वह तंत्र जिसके अंतर्गत उत्सर्जन अंगों का वर्णन होता है और उत्सर्जन क्रिया आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन आप लोग लीजिएगा। तो वह तंत्र जिसके अंतर्गत उत्सर्जन अंगों का वर्णन होता है और उत्सर्जन क्रिया आती है उसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र ही कहते हैं। उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं, वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त में घुली अशुद्धियों और जल का निष्कासन करने वाला अंग है। तो रक्त में घुली जो अशुद्धियां होती हैं और उस जल जो रक्त में मिला हुआ होता है उसको कौन निकाल के शरीर से बाहर बाहर करता है, तो वृक्क क्या करता है, वृक्क। वृक्क की संख्या कितनी होती है शरीर में, दो होती है। ठीक है, चले, और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया था उसको मैं बता दूं।
और जैसे उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, मूत्राशय और मूत्र नली जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र के क्या है, अंग होते हैं। मूत्र की शुद्धि किस अंग में होती है, तो वृक्क में होती है। जैसा अभी हमने बताया कि रक्त में घुली जो अशुद्धियां होती हैं, किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा था कि रक्त में घुली अशुद्धियां और जल का निष्कासन कौन सा अंग करता है, वृक्क करता है। शुद्ध जो मतलब कि मूत्र की शुद्धि होती है किस में होती है, वृक्क में होती है। ठीक, ध्यान रखिए इतनी बात को। और मूत्र में जल की मात्रा हमने बता ही दी थी कि 94 से 96%, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, यूरिया की मात्रा 2 से 10% होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, तो मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, फेफड़ा इसमें क्या ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो वृक्क में जो बनने वाली पथरी होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव के शरीर में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का निर्माण करने वाला तत्व है, तो विटामिन डी का निर्माण सभी को पता होगा किससे मिलता है, धूप से मिलता है। किससे मिलता है, धूप से मिलता है। तो उससे जो है पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का निर्माण हो, जो तत्व होता है वो कौन सा तत्व प्राप्त होता है, जो पराबैंगनी किरणों को अपने शरीर से नहीं आने देता, उनको परिवर्तित करता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से प्राप्त होता है। मानव के शरीर में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है, तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, तो हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक, बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन, बा वाला ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों कि यह एक थैला होता है जिसमें मूत्र की बूंदें इकट्ठा होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि मूत्र कहाँ पे इकट्ठा होता है, मूत्राशय में इकट्ठा होता है। कहाँ पे, मूत्र आशय। तो मूत्राशय में क्या इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है घुमा करके। और भी कुछ प्रश्न एग्जाम में बने हैं, जैसे कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र हल्का पीला रंग का होता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क का भाग क्या क्या होते हैं, वृक्क के कौन कौन, वृक्काणु का कौन कौन से भाग होते हैं वृक्काणु के, तो वृक्काणु के मेलपीजियम बॉडी होती है, उसके बाद में बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और मेलिपिजियन बॉडी और बोमेन कैप्सूल ये वृक्काणु के ही भाग होते हैं। वृक्क का मुंह क्या कहलाता है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो वृक्क का जो मुंह होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और इसको हिंदी में वृंतक कहते हैं, वृंतक। ठीक है, हाइलम कहते हैं वृक्क के मुंह को। ठीक है, तो वृक्क के मुंह को क्या कहते हैं, हम हाइलम कहते हैं या फिर वृंतक कहते हैं। वृक्क का भीतरी किनारा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वृक्क का मुंह कहते हैं। वृक्क का जो भीतरी किनारा होता है उसको हम वृक्क का मुंह कहते हैं। और वृक्क के मुंह को हम क्या कहते हैं, हाइलम यानी वृंतक कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वृक्क का वजन होता है, तो प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है, 2 वृक्क होते हैं, कितने कितने ग्राम के होते हैं, 75-75 ग्राम के। ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि वृक्क का सबसे बाहरी स्तर गहरे भूरे रंग का होता है, तो वृक्क का सबसे बाहरी स्तर जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो वृक्क का सबसे बाहरी स्तर होता है भूरे रंग का होता है उसको हम रीनल मेड्यूला कहते हैं। रीनल मेड्यूला, ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा, रीनल मिड्यूला। आप अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन का पतला एवं सकरा भाग क्या कहलाता है, और नेफ्रॉन सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है, तो नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई ही क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। और नेफ्रॉन का जो पतला एवं सकरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको वृक्क नालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क नालिका कहते हैं। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है, वृक्क नालिका क्या किसको कहते हैं, नेफ्रॉन का पतला एवं सकरा भाग वृक्क नालिका कहलाता है। और जबकि वृक्क की क्रियात्मक इकाई के अंतर्गत ही क्या आता है, नेफ्रॉन आता है। अगला प्रश्न है कि हेनले का लूप कितने भागों में विभाजित होता है, तो हेनले का जो लूप होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, बिल्कुल। चलिए, और जो हमने बताया था कि वृक्काणु का जो भाग होते हैं उनमें हमने बताया था ग्लोमेरुलस,
तो ग्लोमेरुलस जो होता है उसको छानने की क्रिया को हम ग्लोमेरुलेस कहते हैं। ठीक है, तो वृक्काणु का ही भाग है क्या, ग्लोमेरुलस, और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलान कहते हैं इसको। ठीक है, तो छानने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलान, मूत्र छानने की क्रिया को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक होता है अर्थिनियन चक्र। ठीक है, अनिर्थिन चक्र। तो अनिर्थिन चक्र की प्रक्रिया होती है, किसमें प्रक्रिया होती है, तो अनिर्थिन चक्र की प्रक्रिया के द्वारा यकृत कोशिकाओं में यूरिया का निर्माण होता है। तो यकृत कोशिकाओं, पूछा गया था क्वेश्चन कि यकृत कोशिकाओं में यूरिया का निर्माण कौन से चक्र के द्वारा होता है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो अनिर्थियन चक्र। ठीक है, किसके द्वारा होता है, अनिर्थिन चक्र के द्वारा होता है। अनिर्थिन चक्र कितने चरण में होता है, तो 5 चरण में होता है ये अनिर्थिन चक्र। ठीक है, कितने चक्र में होता है, तो 5 चक्र में होता है। और एक प्रश्न पूछा था कि मूत्राशय में कितने मिलीलीटर मूत्र संग्रह करने की क्षमता होती है, तो लगभग 500 से 600 मिलीलीटर मूत्र संग्रह करने की क्षमता होती है मूत्राशय में। ठीक, पसीना जब कम निकलता है तो मूत्र की मात्रा में वृद्धि होती है। ये सारी बातें जो है ओरली आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण अनिर्थिन चक्र। ठीक है, अनिर्थिन चक्र, संपूर्ण अनिर्थिन चक्र में एक अणु यूरिया के निर्माण के लिए आवश्यकता है। तो यूरिया के निर्माण के लिए आवश्यकता, एक अणु यूरिया अगर बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, अमोनिया के 2 अणु की आवश्यकता होगी। यानी अमोनिया का सूत्र कितना होता है, NH4। तो अमोनिया के 2 अणु होंगे, NH4। ठीक, NH3, शायद अमोनिया का कितना होता है, NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। तो अमोनिया के 2 अणु चाहिए, उसके बाद में CO2 का 1 अणु चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ ही साथ ATP के 3 अणु और 5 एंजाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अजीर्णोस्क सिनिक अम्ल का संश्लेषण अनिर्थिन चक्र के किस चरण में होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, थोड़ी गलती मुझसे इसलिए होती है क्योंकि हमारे जीभ में जो है दाने निकल आए हैं। क्या है, हमारे जीभ में दाने निकल आए हैं, इसलिए जीभ जो है ज़्यादा घूम नहीं पा रही, इसलिए प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो सही से हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे मित्रों। ठीक, तो उसके लिए आप लोग हमें बिल्कुल माफ़ करेंगे, ये उम्मीद रखते हैं आपसे। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो निकल नहीं पा रहा सारी चीज़ें। आप लोग यहाँ पे लिखा है, आप लोग बड़े टैलेंटेड लड़के स्टूडेंट्स हैं, उसको देख सकते हैं आप। तो अम्ल का संश्लेषण अनिर्थिन चक्र के किस चरण में होता है, तो किस चरण में होता है, किस चरण में होता है, तृतीय चरण में होता है अम्ल का संश्लेषण अनिर्थिन चक्र में। तो अनिर्थिन चक्र में तृतीय चरण में क्या होता है, अम्ल का संश्लेषण होता है। ठीक है, जबकि अनिर्थिन चक्र में कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। ठीक, एक प्रश्न पूछा आता है कि मूत्र के निर्माण में वृक्क द्वारा की जाने वाली 3 प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है। तो पहले मूत्र का छनन होता है, फिर श्रावण होता है और उसके बाद में अवशोषण होता है। क्या होता है, छनन होता है, श्रावण होता है और फिर अवशोषण होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काब्रामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है। तो काब्रामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ पे उपस्थित होता है, गाल्जी बॉडी में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है लाइसोसोम में, और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, रेटिकुलम में किस में होता है, किस में होता है, हमने क्या बताया अभी अभी प्रश्न आपको कि काब्रामाइल जो ट्रांसफरेज नामक एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उपस्थित होता है। यानी ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी जिसको हम ADH यानी एंटी डायूरेटिक और हार्मोन, ये किससे स्रावित होता है। तो ये किससे स्रावित होता है, ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले पिंड से। ऑप्शन इसका आ में दिख रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले पिंड से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चलिए, अब लगभग शायद प्रश्न समाप्त हो गया होगा। ठीक है, कितने मिनट में, 19 मिनट लगभग हो गए हैं। और देखें 21 मिनट तक आपको पूरा का पूरा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, याद करवाने का मेन उद्देश्य है, बाकी पढ़ भी आप कहीं पे भी सकते हैं। ठीक,
तो याद हो जाएगा अगर 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे। और एक बार मैं रिवीजन फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। तो मूत्रवाहिनी नालिका कितनी लंबी होती है? 40 से 44 सेंटीमीटर होती है। मूत्राशय का आकार कैसा होता है? त्रिकोण होता है। वसीय ऊतक ताप के होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं ताप के। श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। वृक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मूत्रवाहिनियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मूत्राशय की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन में होता है। ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातें। अगला देखिए अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में देखिए वृक्क के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो रीनल मेड्यूला कहते हैं। बोमेन कैप्सूल भाग होता है किसका? वृक्काणु का। हेनरी लूप किसका भाग होता है? वृक्क नालिकाओं का भाग होता है। मूत्र में क्या पाया जाता है? मूत्र में जो पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक अम्ल नामक कार्बनिक पदार्थ मूत्र में पाए जाते हैं। पसीना के संग द्वारा निकलता है, तो पसीना के संग के द्वारा निकलता है, त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक। फटाफट आप यहाँ पे देखते रहिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, फटाफट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं? मूत्राशय, मूत्र नली, उत्सर्जन तंत्र के अंग देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 94 से 96 या फिर 0 मतलब 91 से 90 से 95 तक, मतलब 90 से ऊपर ही होती है, इतना ध्यान रखेंगे। और यूरिया की मात्रा कितनी होती है मूत्र में? 2 से 10% की होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे, ठीक। त्वचा का बाहरी स्तर क्या कहलाता है? एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि त्वचा का बाहरी स्तर क्या कहलाता है? तो साल का स्तर कहलाता है, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे, जिन अंगों की सहायता से मूत्र का निष्कासन शरीर के बाहर होता है वे सब मिलकर क्या बनाते हैं? मूत्र उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। वहां पे हमने शायद मूल बोल दिया था ना, ठीक है, लेकिन उसको हम मूत्र उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, ठीक है, मूत्र उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। बता नहीं रहे, जिम में दाने निकले, थोड़ा इधर उधर फिसल जाती जीवान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि उन अंगों को जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थ लेकर शरीर से बाहर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। वह तंत्र जिसके अंतर्गत अंगों का वर्णन होता है और उत्सर्जन क्रिया आती है उसको हम उत्सर्जन अंग कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें ध्यान हुई आपको। अगला देखिए हम, अगला फटाफट चलिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तंत्र किस अंग के द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव के शरीर में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का निर्माण करने वाला जो तत्व है उसका नाम है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यह एक थैला होता है जिसमें मूत्र की बूंद एकत्रित होती है, उसको हम मूत्राशय कहते हैं। और ठीक है, ध्यान रखिए कितनी बात को। और उस ग्रंथि का नाम है, एक आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस उस ग्रंथि का नाम होता है जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है कि देखिए अगले स्लाइड में होगा अगला है कि प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है? 75 ग्राम का। वृक्क कितने होते हैं? 2 होते हैं। वृक्क का सबसे बाहरी स्तर गहरे भूरे रंग का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रीनल मेड्यूला कहते हैं। नेफ्रॉन का पतला एवं सकरा भाग क्या कहलाता है? वृक्क नालिका कहलाता है। हेनले का लूप कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। जबकि मूत्र के छानने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलान कहते हैं, ग्लोमेरुलान, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चले लास्ट स्लाइड देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट शायद, चलिए सॉरी, उसके लिए माफी चाहेंगे। संपूर्ण अनिरथिन चक्र में एक अणु यूरिया के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। उसके लिए एक यूरिया बनाने के लिए अमोनिया के 2 अणु की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु की और एटीपी के 3 अणु तथा 5 एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊपर डी सभी होगा। अगला है कि अगला प्रश्न है आपका कि अजीर्णोष्क सीनिक अम्ल का संश्लेषण अनिरथिन चक्र के किस चरण में होता है? तो तृतीय चरण में होता है। अनिरथिन चक्र मतलब के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। तृतीय चरण में होता है। काब्रामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। एंड्री डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम ADH के नाम से जानते हैं वो स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले पिंड से स्रावित होता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। फटाफट आपने रिवीजन कर लिया इसको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा आपका क्या होगा? श्वसन तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, फिर अनावश्यक होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। तो उस वीडियो में हम जानेंगे कि श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रकार से सारी बातें हम जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।